हेलो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इजी इजी चैप्टर्स जो है, जस्ट लाइक जो सिर्फ मेमोराइजेशन पर बेस्ड है, उसको कंप्लीट करना सही रहेगा। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी जो लेक्चर है, उसके लिए पहले तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आना चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आने से पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आने चाहिए। और कोई भी चैप्टर तब कंप्लीट होता है जब उसको तुम लेक्चर देख के, नोट्स बना के, उसे याद करके, उसके क्वेश्चंस करके, तब जाके तुम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हो। इसलिए ये जो चैप्टर्स है पी ब्लॉक एंड वगैरह, ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट इट। जो इजी इजी चैप्टर्स है, लाइक पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिजिक्स में मैं बात करूँ तो एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बहुत सिंपल है, जो कि अपन ने 10th में पढ़ा था, उतना ही है वो सारी चीजें, तो उसे कंप्लीट करना बेहतर रहेगा। तो अपन अभी देखने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, इतना तो पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल अपना दिखता कैसा है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे होते हैं हमारे दो ग्रुप, नीचे की तरफ जो जाते हैं वो होते हैं ग्रुप, और इस तरफ जो जाते हैं वो होते हैं क्या, पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते हैं, 7। ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। तो ये जो पहले के जो दो ग्रुप है, इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ये जो इतने जितने भी दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। और ये वाला जो हिस्सा तुम्हें दिखता है, इसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इंक्लूडेड होता है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। कहाँ से कहाँ तक, 13 14 से लेकर के 18 तक हमारा इंक्लूड होता है पी ब्लॉक में। बट 13 और 14 जो ग्रुप है, बोरॉन और कार्बन वाला जो ग्रुप है, यानी कि ये जो अपना ग्रुप है, मानकर चलो 13, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो है बोरॉन। और इसका 14 का जो पहला एलिमेंट है वो है क्या, कार्बन। ये अपने को 11th में पढ़ना रहता है, ये हमारे 11th के सिलेबस में आता है। बट जो आगे का ग्रुप्स है, 15 16 17 एंड 18, ये चार ग्रुप हमें 12th में पढ़ने हैं। और इसके बारे में पढ़ना क्या है, अगर तुम पूछोगे तो कुछ नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्स क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनके यूजेस क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और सारी चीजें समझने के बाद जस्ट मेमोराइजेशन पर बेस्ड है। और मेमोराइजेशन करने के बाद ऑब्वियसली हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। 13 14 11 में पढ़ना रहता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप दिख रहा है तुम्हें पूरा ऊपर से नीचे तक का, उस ग्रुप का ना दूसरा नाम दिया जाता है जो उसका पहला एलिमेंट होता है। जैसे 13 वाले ग्रुप पर देखो तो बोरॉन पहला एलिमेंट है, तो उस पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, बोरॉन फैमिली। 14 पर कार्बन पहला है, तो उसको पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, कार्बन फैमिली। यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, कार्बन फैमिली में। और वैसे ग्रुप नंबर में 15 की बात करूं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में। 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजेंस भी कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हो, बट पॉपुलरली हेलोजेंस कहा जाता है। और ग्रुप नंबर 18 जैसा तुम्हें पता होगा, नोबल ग्रुप उन्हें कहा जाता है, नोबल गैसेस। तो बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एक और फैक्ट याद रखना है कि ये पी ब्लॉक के केस में, ठीक है, एस ब्लॉक तो 11th में था, 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक की जब बारी आएगी तो समझा देंगे। वैसे तो अपना अपन ने डी डी एंड एफ ब्लॉक ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल उसका एक वीडियो लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के केस में जो भी ग्रुप है, उसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो बाकी एलिमेंट से अलग होता है। तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल असल में बनाया ही क्यों गया, पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे पहला मकसद यही था, ताकि जो एलिमेंट्स है उनको अच्छे से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर सके। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स है, यानी कि जो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन में फॉस्फोरस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली का फॉस्फोरस क्या है, एक मेंबर है। तो फिर किसी भी ग्रुप का जो भी मेंबर होता है ना, वो एक दूसरे से क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके लिए वो जाना जाता है, इसलिए ग्रुप बनाए गए हैं। यानी कि मैं बात करूं हेलोजेंस में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन, ये सब का क्या सीन है, इन सब का जो प्रॉपर्टीज है सबका मिलता जुलता है। लेकिन एक जनरल बात तुम्हें याद रखनी है कि जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी फैमिली का पी ब्लॉक में, वो बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अजीब बर्ताव दिखाता है। उस अजीब बर्ताव को अपन क्या कहते हैं, एनोमलस। स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही, बट हाँ एनामिलस कहते हैं, अपन आगे जा करके देखेंगे एनामिलस करके।
फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप। वही जो बात मैंने कही कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है पी ब्लॉक में, वो क्या होता है, बाकी जो मेंबर्स है करस्पॉन्डिंग मेंबर्स है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस रखता है, बाकी सारे क्या होता है, लगभग सेम होता है। अब अपन जानते हैं ऑक्यूरेंस के बारे में कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक, ये सब कहाँ पर मिलते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो वो 78% अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, हमें सबको पता है। 21% क्या होता है अपना ऑक्सीजन। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट यानी जमीन में भी मिलता है NaNO3 और KNO3 के फॉर्म में। फाउंड इन फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेग्यूम प्लांट्स सुना होगा, अपन ने 9th या 10th में पढ़ा है लेग्यूम प्लांट्स। उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं जिसे कहते हैं ना अपन नोड्यूलेटेड रूट्स, पल्सेस वगैरह में हमें मिलते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन में भी क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है। बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का ऑकरेंस occurs in minerals the main component of phosphate rocks, यानी कि एक ऐसे पत्थर मिलते हैं phosphate rocks जिसमें से हमें क्या ऑब्टेन होते हैं, फास्फोरस ऑब्टेन होते हैं। प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में भी फॉस्फेट, कैल्शियम इनके साथ ही प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो ये तीन एलिमेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना कि जो पहले के एलिमेंट्स है ना वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना, हमें उसके बारे में उतना बात या डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो यूयूपी देख रहे हो, यूनन पेंटियम, इसका नाम क्या है, यूनन पेंटियम, ये भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये इसके ग्रुप में आता है, ये जानना है। और ये जो तुम्हें तीन दिख रही है सल्फाइड मिनरल्स, यानी कि जो सल्फर है उसके साथ कुछ ना कुछ कंपाउंड बना करके नेचर में मिलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सेपरेटली कर लिया है। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन का देखो तुम्हें बताया था कि He ब्रैकेट में होगा 2s2 2p3, यानी कि इसके पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हीलियम से मैच खाता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में हीलियम लिख दिया ये कहने के चक्कर में कि हाँ भाई जगह बचे। अभी फास्फोरस की मैं बात करता हूँ तो नियॉन। अभी देखो नाइट्रोजन से पहले, सबसे पहले यानी कि लास्ट कौन सा ये आता है, नोबल गैस आता है, हीलियम आता है, तो उसको हीलियम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अच्छा होगा। फास्फोरस के जस्ट पहले कौन सा आता है, नियॉन आता है। फास्फोरस के पहले नियॉन आता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा फास्फोरस, इसके आगे आता है आर्गन। Ar जो है वो आर्गन है, फास्फोरस के आगे आता है आर्गन, बट फास्फोरस के पीछे देखोगे तो आता है क्या, नियॉन। वैसे अगर मुझे एस यानी एस्ट्राटाइन को रिप्रेजेंट करना होता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो क्या लिखता मैं, ब्रैकेट में Ar लिखता और बाद में जो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैं उसको लिखता। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मीनिंग है, यानी कि किसी भी एक ग्रुप में ना उसका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो सेम होता है। यानी कि मैं अगर सेवंथ ग्रुप की बात, सॉरी सेवंथ ग्रुप में कह रहा हूँ, अगर मैं 15th ग्रुप की बात करता हूँ, ये नाइट्रोजन फैमिली की मैं बात करता हूँ, तो इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। देख सकते हो 2s2 यानी और 2p3, तो 2 + 3 कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, सब में 5 5 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल की मैं बात करूँ, ठीक है, फोर्थ वाले शेल की बात करो ना, इसमें देखो सेकंड लास्ट शेल है, इसमें थर्ड लास्ट शेल है, इसमें फोर्थ लास्ट शेल है, इसमें फिफ्थ लास्ट शेल है, इसमें सिक्स्थ लास्ट शेल है। ये जो 4 और 5 दिख रहा है ना, ये इसमें D10 लिखा हुआ है क्योंकि ये लास्ट शेल नहीं है, अपने को लास्ट शेल पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NH2 NP3। अब आगे जाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन फैमिली। आगे जाओगे तो क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन फैमिली, इस पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उनका क्या होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली की क्या हो जाएगी, NH2 NP4। उसके भी आगे वाले ग्रुप में जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, NH2 NP5। फिर लास्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, NH2 NP6। ठीक है, ये अपना हो गया ऑक्सीजन फैमिली का, ये हो गया हेलोजेंस का, ये हो गया नोबल गैसेस का। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अपन ने को ना अलग अलग चीजों के बारे में बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो चीजें बताई थी केमिस्ट्री के बेसिक्स वाले वीडियो में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, उन सब चीजों के बारे में ही डिस्कस करना है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए, यानी कि ट्रेंड्स को अपने को पता करना है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो मेन स्टडी पॉइंट होती है वो दैट इज नथिंग बट ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या बताता है, ट्रेंड्स अपने को स्टडी को आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन के बारे में डेंसिटी अलग से जानूँ, फॉस्फोरस की अलग से, एस्ट्राटाइन की अलग से, ये एसबी की अलग से, बिस्मथ की अलग से, यूनियन पेंटियम की मैं अलग से जानते जाओ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट एक जनरल में ट्रेंड बना लेता हूँ कि ऊपर से नीचे जाते वक्त डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो अपने को ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि फॉस्फोरस
और बिस्मथ का कुछ भी हो, ज्यादा किसका होगा डेंसिटी, बिस्मथ का ही होगा। ठीक है, और ये फैक्ट्स तुम्हें याद रखने, देयर्स नो लॉजिक, आई मीन लॉजिक कुछ चीजों में समझेंगे बट सारी चीजों में लॉजिक समझ के उतना हमारे पास वक्त नहीं है। क्या याद करना है, नाइट्रोजन फैमिली में डेंसिटी का ट्रेंड कैसा होता है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये फैक्ट याद रखना है। एटॉमिक और आयोनिक रेडिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, ये है नाइट्रोजन, सिंपल सा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने बना लिया NO2। अब ये जो नाइट्रोजन होगा वो एटम के फॉर्म में नहीं होगा, आयन के फॉर्म में होगा। तब जब नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में था तब उसकी जितनी साइज थी उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, और जब नाइट्रोजन आयन के फॉर्म में था तब उसकी रेडियस को क्या कहेंगे, आयोनिक रेडिया। ठीक है, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीजेस, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन है तो इसके पास कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं, फॉस्फोरस के पास 3 शेल होते हैं, तो शेल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली साइज तो बढ़ेगा ही। ये है नाइट्रोजन, मानकर चलो ये है न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये है नाइट्रोजन का एटम, अगला एक और बढ़ जाता है तो फॉस्फोरस, तो ऑब्वियसली नीचे जाते जाते एक एक शेल क्या इंक्रीज होती जाएगी, जिससे अपना एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। ये वैल्यूज को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रखा है। दैट्स इट, वही सेम चीज एक्सप्लेन करी गई है, डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हो, 2 इसमें 3 फिर 4 5 फिर 6। बात करते हैं कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी एक बात याद रखना, आयोनिक बॉन्ड ना, आयोनिक बॉन्ड हमारा ऐसे दो कंपाउंड्स के बीच में फॉर्म होता है जो कि एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के बीच ही आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलता है, जो जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिमिलर है या जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव सिमिलर है, उनके बीच में क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आयोनिक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल Na जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फिर फॉर एग्जांपल Cl का भी एक एग्जांपल दे सकते हो जो कि NaCl बनाता है। तो कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनिक और एटॉमिक रेडिया तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ कोवेलेंट जो कैरेक्टर है यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज होगी, बिकॉज साइज इंक्रीज हो जाती है तो शेयरिंग उनके लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, फैक्ट याद रखना है, वैसे तो ये इतना जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस पर नहीं आएंगे, मोस्टली प्रिपरेशन वगैरह और इसके जो यूजेस है उसके लिए 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रेंड्स की बात करते हैं, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट डू वी मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने एक्सप्लेन करा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू वी मीन बाय मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो तो वही इलेक्ट्रॉन होगा ना जो कि सबसे लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट होगा, उन्हीं में से कोई एक होगा, तो उसको एक निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा भले ही उसी शेल से या किसी दूसरे शेल से, तो उसे क्या कहूंगा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी शेल से या दूसरे शेल से मेरा ये मतलब था कि ये मैंने निकाल लिया पहला, अब मानकर चलो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था लास्ट वाले शेल में, तो मुझे दूसरा कहाँ से निकालना पड़ेगा, अगले वाले शेल से निकालना पड़ेगा ना, तो उसे भी मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ही कहूंगा। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड यानी कि सब चीजों से अलग, यानी कि किसी भी कंपाउंड के बॉन्डेड फॉर्म में नहीं। जैसे मैंने बात करी नाइट्रोजन, तो सिर्फ नाइट्रोजन होता ये है ना, नेचर में कोई भी एलिमेंट उसके प्योर फॉर्म में नहीं होता। आयरन भी तुम कहीं पर ढूंढोगे ना तो आयरन का जो ओर होता है वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हुआ रहता है, कोई ना कोई कंपाउंड बना के रखता है, और उस कंपाउंड को अपने को क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू गुजारना होता है, जिससे अपन उससे आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपन ने 10th में शायद पढ़ा था, 9th या 10th में अपने कोई चैप्टर था, फ्रोथ फ्लोटेशन, अगर ये सब वर्ड्स अगर याद होंगे तो, मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह। ठीक है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड तो समझ गया, यानी कि सबसे अलग, और एक सिंगल सा, मैंने मानकर चलो नाइट्रोजन की बात करी तो सिर्फ नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ उसका कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल गैशियस एटम, गैशियस के फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑब्वियसली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्लियर हुआ। आप ट्रेंड जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अभी देखो जरा, ये है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, कितने शेल है, 2 शेल है, एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ये जो न्यूक्लियस है उसके क्या है, करीब है, तो इसको निकाल पाना होगा ना मुश्किल, यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज है तो न्यूक्लियस उससे ज्यादा खींचेगा, बट उसी के ऑपोजिट
एक एटम है जो कि इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन दूर है। इट मीन्स इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो क्या है, कम है, तो इसको निकाल पाना तो आसान होगा ना। निकाल पाना आसान है, एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी निकालने में, इट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। और अपने को पता है नीचे जाते जाते साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, जिससे अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयोनाइज करने की जो एनर्जी है वो कम लगती है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ऑब्वियसली पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे सबसे कम एनर्जी लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, तीसरा निकालने में उससे भी ज्यादा। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में करा है, केमिस्ट्री बेसिक्स वाले में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। क्या बात करी गई है कि ये अपना कौन सा ग्रुप है, ये अपना ग्रुप है 15, यह अपना ग्रुप है 14। बोला गया है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को, वो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट से कहीं गुना ज्यादा है। ये भी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट स्टिल नोइंग इट एज अ फैक्ट इज ऑलवेज गुड। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 की जब मैं ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी आई मीन अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ यहाँ पे 14 ग्रुप के, तो फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो कितना इसमें प्रोटॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा। लेकिन मैं एक आगे बढ़ता हूँ तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 7 प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो फिर वो अट्रैक्शन की जो पावर है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी, अट्रैक्शन की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए ग्रुप 14 कंपैरिजन में ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो वैसे अगर ग्रुप 16 की बात करूं तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से भी ज्यादा होगी, ग्रुप 17 की बात करूं तो उससे भी ज्यादा होगी। ठीक है। एक और एक टेक्निकल टर्म जान लो कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन पावर लगती है, उस अट्रैक्शन पावर का एक टेक्निकल नाम होता है जेड इफेक्टिव। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ZeEF से, ZeEF से, और उसे बोला जाता है जेड इफेक्टिव, और इसी का दूसरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म है इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। ये वर्ड को ध्यान में रखना है, यानी कि न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन पावर लगाएगा उसके लिए एक अलग वर्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर अट्रैक्शन ज्यादा कर रहा है न्यूक्लियस तो फिर उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड की, जैसा मैंने कहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजों के बारे में ट्रेंड को हमें डिस्कस करना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये कुछ वैल्यू दे रखी है, इनका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, 3.0 लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ यूनिट होगा, 2.1 है तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा, जो कि अपने को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन की बात करता हूँ और मैं एएस की बात करता हूँ, एस्ट्राटाइम की बात करता हूँ, नाइट्रोजन और एस्ट्राटाइम की मैं बात करता हूँ। एक मिनट रुकना। हाँ, होता ये है कि नाइट्रोजन का जो एटम है उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा। जब भी वो किसी से बॉन्ड बनाएगा तो फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है न्यूक्लियस, ये है मानकर चलो नाइट्रोजन, और ये ही कोई बड़ा एटम ले लो, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस ले लिया मैंने, फॉस्फोरस ये क्या है, बड़ा है। अभी फॉस्फोरस का क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसमें क्षमता कम है, बट नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता उसमें क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के कंपैरिजन में क्या चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर है तो वो दे भी सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो चाहत है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है, फॉस्फोरस की कम है बट नाइट्रोजन की ज्यादा है। अगर वैसे ही अगर नाइट्रोजन से भी किसी स्मॉल कंपाउंड स्मॉल एटम की मैं बात करता हूँ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो साइज होता है ना, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई होता है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है। इट मींस ऑक्सीजन का जो साइज है वो नाइट्रोजन से छोटा है। और वैसे ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो फ्लोरीन का भी साइज ऑक्सीजन से भी छोटा है। फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है, इसी वजह से सबसे छोटा तो हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, हाइड्रोजन और हीलियम में से आते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्या है, जो पीरियड है अपना, जो ग्रुप है उसमें से सबसे छोटा आता है फ्लोरीन।
इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा इसीलिए है, साइज इसलिए बढ़ता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन का साइज है ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन का साइज है फ्लोरीन से ज्यादा। इस तरफ में जा रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अलाइंड होते हैं ना, तो नाइट्रोजन का ज्यादा कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना, अपन आगे बढ़ रहे तो कॉमन सेंस तो यही कहता है। बट इसमें लॉजिक ये होता है, जो अपना जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ज्यादा होता है। एक एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से जो अट्रैक्शन पावर होती है वो कुछ ज्यादा हो जाती है। अब अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो गई तो फिर जो एटम है ना वो कंप्रेस होने लग जाता है, जिससे उसकी साइज क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जब अपन ग्रुप से पीरियड से कहा जाता है लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जो अपना एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये भी फैक्ट उतना याद रखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना याद रखना है। एक्सप्लेनेशन तो क्लियर हो ही गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है ग्रुप नंबर 15 में, वो नीचे जाते जाते क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का एक और डेफिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, क्योंकि वही एटम मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ, जैसे मैं क्या कहते हैं कि यानी कि पोटेशियम की मैं बात करता हूँ, ये सारे जो है ना मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देखा भी होगा सोडियम का मेटल वगैरह। तो ये लोग मेटल इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका नेचर क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, चुपचाप दे दे। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी कि उसका क्या मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, मैं क्या कह सकता हूँ, उसका मेटालिक कैरेक्टर है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये जितने भी एलिमेंट है अपने ग्रुप 15 के, इनका क्या है, ये लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लास्ट में कितने हैं, 5। अब ये लोग 5 देने के बजाय 3 लेना पसंद करेंगे ऑब्वियसली। तो इनका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, इसलिए इनका जो पहली बात तो मेटालिक कैरेक्टर तो इनका कम है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि अगर मैं ये वाले इसकी बात करता हूँ, बी आई बिस्मथ की बात करता हूँ, तो फिर इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये है न्यूक्लियस, इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर होता है, तो फिर वो उसको पकड़ के रखने की जो क्षमता होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है ना, छूट भी सकता है कम एनर्जी देने पर भी। ठीक है, दैट्स वाई मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। वो लोग इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाती है उनकी। आगे जाकर के अपन मतलब आगे वाले स्लाइड्स में इसका और अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया है एक बार, कि जब वो किसी भी चीज में कंपाउंड बनाएगा तो फिर वो कितना इलेक्ट्रॉन का लेना देना एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी अगर वो देगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि देख सकते हो +5 लिखा है, +3 लिखा है, -3 लिखा है। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेने का, +5 +3 लिखा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन देने का भी काम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ जो कि है डी ब्लॉक का, बट आयरन कैसा कंपाउंड बनाता है, Fe2O3 या Fe3O4, ऐसा ये दो तुमने कंपाउंड सुने होंगे। तो इन दोनों के केसेस में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन व्हाट, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 की यहाँ पे अपन स्ट्रिक्टली बात करें, किसी और चीज के बारे में फिलहाल के लिए जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। जब आगे जाएंगे ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैस, उनके लिए अलग सिनेरियो होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स +-3, -3 पता ही है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, ये तो सब में ही होता है। बट कुछ ना कुछ +3 भी कर सकते हैं और कुछ +5 भी करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। वो कब इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसा मैंने बताया कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एस भी देख सकते हो, बिस्मथ देख सकते हो, इनका क्या होता है ना, ये लोग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन देने में उतना हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस से इतने दूर होते हैं क्योंकि इनमें पकड़ नहीं बन पाती, और एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं। यानी कि ये नीचे वाले जो एलिमेंट है, कोई कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो +5 +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अपने को नाइट्रोजन वाली फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब पूछोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि क्यों, मतलब ये तो है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इनको तो लेना चाहिए इलेक्ट्रॉन, बट ये लोग दे कैसे रहे हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, जिसे कहते हैं अपन डी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल, या कह सकते हो एक्सेस ऑर्बिटल। मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा आगे जाकर। डी ऑर्बिटल टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन क्या चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, -3 याद रखना, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, प्लस दे देना, माइनस ले लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस मीन्स
ले लेना इलेक्ट्रॉन का। -3 सारे दिखाना पसंद करेंगे, लेकिन नीचे जाते जाते ना -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो चांसेस होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन अभी लेने से ज्यादा देने के लिए भी क्षमता वो लोग की बढ़ रही है, क्योंकि साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी। कोवैलेंसी की अपन बात करते हैं। कोवैलेंसी मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वगैरह कर सकता है, ये नाइट्रोजन का है। हेवियर एलिमेंट्स हैव इंक्रीज्ड कोवैलेंसी ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था। हेवियर एलिमेंट्स यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह ये सब है ना, ये लाइट है, बट ये जो नीचे की तरफ तुम जाओगे ये क्या है, हैवी एलिमेंट्स है। इनका क्या होता है ना, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, अपन देख रहे थे यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे फॉस्फोरस 3s2 3p3 डी ऑर्बिटल नहीं है, बट एस पर देखो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जो है सो है, बट यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका सीन ये होता है ना, इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, वेकेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट देना। हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एस एस बी बी एम, इनका क्या होता है ना, इनका जो डी ऑर्बिटल, इनके पास तो पहली बार डी ऑर्बिटल होता है। क्यों डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि अपने को पता है शेल इंक्रीज होता है तो अपने को साथ ही साथ क्या मिलते हैं, सबशेल भी मिलते हैं। अब सबशेल है तो उसके कुछ ना कुछ ऑर्बिटल भी होंगे। जैसे मैं एन की मैं बात करता हूँ तो फिर इसका शेल नंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 शेल होते हैं, तो इस 2 शेल पर कितने सबशेल हमारे पास होते हैं, एस और पी होता है, राइट। 3 पर मैं बात करता हूँ तो पी होता है, एस पी डी, देखो डी मिल रहा है हमें ऑर्बिटल। 4 की मैं बात करता हूँ, हमारे पास एस पी डी और साथ ही साथ एफ बी आ जाता है। ठीक है, बट एफ वगैरह उतना भरने की नौबत हमारे पास नहीं आती, सिर्फ डी तक ही हमारा काम चल जाता है। तो क्योंकि ये जो अपना नाइट्रोजन फैमिली के जो हैवी एलिमेंट्स है, नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और चाहिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इनमें कोई उन्हें आपत्ति नहीं है। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है और एक दो बार एक्सप्लेन करने का मौका आएगा, बिकॉज आगे के स्लाइड्स में प्रेजेंट है। अभी जैसा मैंने कहा था इस लेक्चर के स्टार्टिंग के टाइम पर कि जो पहला एलिमेंट होता है, पहला मेंबर होता है किसी भी फैमिली का, वो क्या होता है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो उसी वर्ड को अपन क्या कहते हैं, एनॉमलस प्रॉपर्टी, कुछ अजीब बिहेवियर दिखाता है। वो अजीब बिहेवियर क्या है और वो क्यों अजीब बर्ताव करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की अजीब बिहेवियर, वो इसीलिए कॉज होती है क्योंकि सबसे पहली बात तो उसका बहुत स्मॉल साइज है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी उसके मेंबर्स के कंपैरिजन में। ग्रुप 15 की बात हो रही है यहाँ, बाकी किसी भी चीजों से कंपैरिजन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ना, अपन सब इन्हीं के बारे में सिर्फ कंपैरिजन करने आए हैं। ऑक्सीजन या हैलोजन या नोबल गैस या आयरन वगैरह किसी से अपने को कंपैरिजन नहीं करना है। नाइट्रोजन का सिर्फ उसकी फैमिली के साथ कंपैरिजन करना है। तो नाइट्रोजन का उसकी फैमिली के कंपैरिजन में सबसे स्मॉल साइज उसी का है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी की है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो भी ज्यादा लगेगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बाकी मेंबर से ज्यादा है। नाइट्रोजन की बात हो रही है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन एबिलिटी विद इटसेल्फ एंड अदर बॉन्ड्स, ये पॉइंट है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल जरूरी है। बट इसके लिए ना एक और कंसेप्ट होता है, VSEPR थ्योरी, जो कि मैं तुम्हें जब ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में स्टडी चल रही होगी तब ये VSEPR की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से दूंगा, या फिर मैं VSEPR के ऊपर एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सीन क्या है, कि ये क्या बना हुआ है, डंबल जैसा, बलून जैसा, इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज है, ये सब। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है कि स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का। और क्या खासियत है नाइट्रोजन की जो अपने, और क्या खासियत है नाइट्रोजन की जो कि उसे अपने ग्रुप से एक अलग बनाता है, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी बाकियों के पास होता है। नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म, ओके दिस इज पॉइंट, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक फॉर्म, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक फॉर्म डी पाई बॉन्ड, ओके ये भी VSEPR थ्योरी से रिलेटेड है। फिलहाल के लिए इसमें भी बस इतना याद रखना है, डोंट वरी, ये जो पॉइंट्स है मैं अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ,
इसलिए क्योंकि इतने जरूरी नहीं है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाए। बस इतना फैक्ट याद रखना है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कि इसका सिर्फ -3 एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल है। आगे चलते हैं। बट अपन नाइट्रोजन में देखेंगे कि वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स भी बनाता है, फिर भी NO बनाता है, NO2 बनाता है, N2O बनाता है। नाइट्रोजन फैमिली रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अभी अपन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन देख रहे थे कि अलग कंपाउंड्स का अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में से कोई भी अगर मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा कंपाउंड बनाएगा, EH3, वेयर E इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली। यानी कि मैंने नाइट्रोजन की बात करी और इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, NH3। फॉस्फोरस की करा दी तो क्या बनाएगा, PH3। ये आर्सेनिक की कर दी AS की तो फिर क्या बनाएगा, ASH3। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मीन्स ये जो कंपाउंड बने हैं ना, आई मीन हाइड्रोजन के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करता है। जैसे तुमने सुना होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ठीक है। तो जैसे ये NH3 क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्राइड हो गया, जिसे अपन अमोनिया भी कहते हैं, NH3। NH4 को अमोनियम कहते हैं। ठीक है, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, यानी कि NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3 नीचे जाते जाते जो इनकी स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड बनने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो कंपाउंड ज्यादा बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज भी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते टाइम देखी थी। जब भी कोई रिएक्शन होती थी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो दो तरीके के कंपाउंड बनते थे, एक मेजर बनता था, एक माइनर बनता था। यहाँ पे मेजर और माइनर का क्या मीनिंग होता है कि जो क्वांटिटी में ज्यादा बना हो, और माइनर मतलब जो क्वांटिटी में कम बना हो। मेजर वही बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर अ फैक्ट। क्या याद रखना है इसमें से, नाइट्रोजन फैमिली को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनाएंगे, EH3 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, यानी हाइड्राइड्स बनाएंगे। और इनके जो हाइड्राइड्स होंगे नीचे जाते जाते क्या होंगे, उनकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। जैसे NH3 की जो स्टेबिलिटी है वो PH3 से ज्यादा है, PH3 की ASH3 से ज्यादा है। और स्टेबिलिटी के बारे में एक और फैक्ट जान लेना कि जो ज्यादा स्टेबल होता है ना, उसका जो अपना क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो अक्सर हाई होता है। क्यों होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो फ्रेंड्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर वो मतलब अच्छे से खेलते कूदते मिलते और, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उनकी दोस्ती को तोड़ पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। वैसे ही लेकिन इनमें क्या होता है ना, आगे जाते जाते इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनके जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ना आसान हो जाता है, कम एनर्जी में भी बॉन्ड टूट जाते हैं। Reducing character of hydrides increases down the group. Reducing character of hydrides increases down the group. What do we mean by this? एक फैक्ट शायद तुम्हें याद हो कि एसिड्स का क्या काम होता है, एसिड्स का क्या काम होता है, चीजों को ऑक्सीडाइज करना। एसिड्स का काम होता है चीजों को ऑक्सीडाइज करना, और बेसिस उसका क्या काम होता है, चीजों को रिड्यूस करना। एसिड्स का काम होता है कि वो चीजों में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। बेसिस का क्या काम होता है, चीजों में क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करने का काम करता है। वही तो हो गया रिडक्शन। ठीक है। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। अपन ने 10th में पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होगी तो अच्छी बात है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्सीजन लेकर के उसको पकड़ा देता है। अगर आयरन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीज के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। समझ रहे हो। तो वैसे ही ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर जो है NH3 PH3 ये सब का डाउन द ग्रुप जाते जाते बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, NH3 मैंने कंपाउंड लिया, PH3 मैंने कंपाउंड लिया और ASH3 मैंने एक कंपाउंड लिया। इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो बेसिक कैरेक्टर होगा, यानी ASH3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इसके पास जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर क्यों ज्यादा होगी, बिकॉज एस जो है वो H3 को ज्यादा देर रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अब स्टेबिलिटी कम है तो वो क्या चाहेगा कि भाई तू ले मेरा नाइट्रोजन चुपचाप से रख लिया, यानी कि वो उसे क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। तो सेम जैसे एस के सीन में हुआ, एसबी के साथ उससे ज्यादा होगा, बी जो है वो भी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना, हाइड्रोजन देना चाहेगा, यानी कि और ज्यादा कैपेसिटी रखेगा रिड्यूस करने की। सो दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप जाते जाते अपना जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, यानी जो बेसिक कैरेक्टर, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। कंफ्यूज नहीं होना ये सब चीजों में, बिकॉज सेम वही अपन जो 10th में चीजें पढ़ते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, दैट्स इट, नथिंग न्यू। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, या मैं कह सकता हूँ बेसिसिटी, कहते हैं ना एसिडिटी, तो उसी का एक ऑपोजिट होता है बेसिसिटी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर या मैं कहूँ बेसिसिटी, जो हाइड्राइड कंपाउंड्स होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, वो इंक्रीज होते रहते हैं डाउन द ग्रुप में। देख सकते हो ऑर्डर कि NH3 का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो कम है इन सबके कंपैरिजन में, BiH3 का क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दी गई है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, NH3 PH3 SH3 SbH3 BiH3, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। तो उसमें अपन जनरली क्या देखते हैं ना, चीजों के बारे में ऑर्डर देखते हैं कि किसकी एसिडिटी किसकी एसिडिक कैरेक्टर दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा या कम है। बस इस चीज के बारे में अपने को मेन चीज स्टडी करनी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो NH3 किससे ज्यादा ये है, स्टेबल है PH3 के कंपैरिजन में, PH3 किससे ज्यादा स्टेबल है ASH3 के कंपैरिजन में, ASH3 किससे ज्यादा कंपैरिजन है, मतलब किससे ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन में, SbH3, और SbH3 किससे ज्यादा स्टेबल है BiH3 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जानते हैं अपन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो अपन ने देख लिया हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, और कुछ बातें हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ये तो समझ गया। NH3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, बट BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देख रहे हो ये NiH3 क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे जाते जाते थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और नीचे जाते और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग, और BiH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगर नाइट्रोजन फैमिली की किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कैसे कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स। तो E2O3 टाइप के कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं, या E2O5 टाइप के कंपाउंड्स अपने को देखने को मिल सकते हैं जब नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तब। एसिडिक कैरेक्टर, अब ऑब्वियस सी बात है, एक बात याद रखना, जो चीज ना हाइड्रोजन के एडिशन में हेल्प करते हैं ना उसे क्या कहते हैं अपन, बेसिक कैरेक्टर। और जो ऑक्सीजन के एडिशन में काम करते हैं ना उसे क्या कहते हैं अपन, एसिडिक कैरेक्टर। तो जो ऑक्साइड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैसे कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो कि हाइड्राइड वाले कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक के बारे में तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर। तो सेम इसका जस्ट ऑपोजिट है कि ये लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करने का काम करेंगे, तो इनका क्या ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर का सीन क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज जस्ट अपोजिट ऑफ बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, इंक्रीज होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। भाई बेसिक इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक तो डिक्रीज होना पड़ेगा ना। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये भी फैक्ट को याद रखना। रिएक्शन विथ हैलोजन, अब ये देख लिया हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं हैलोजन यानी कि ग्रुप 17 के किसी एलिमेंट के साथ, जैसे सुना होगा ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स, दो तरीके के बन सकते हैं, EX3 या EX5 बन सकते हैं। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो EX3 बनेगा, -5 यानी पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो EX5 का स्टेट दिखाएगा। यानी कि मैं बात करता हूँ, अब P की बात कर लो और Cl की बात कर लो, तो दो कंपाउंड बनाता है फॉस्फोरस और क्लोरीन मिलकर के, एक होता है PCl3। अभी PCl3 में क्या सीन होता है, फॉस्फोरस, एक जो फॉस्फोरस है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को अपने तीनों के क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ PCl5 की, तो ऐसे केस में फॉस्फोरस क्या कर रहा है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन सा शो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5 का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना इज पॉजिटिव। ऑल ट्राइहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट, ट्राइहैलाइड्स का मीनिंग जैसे मैंने बात कही PCl3,
तीन हैलाइड है ना, Cl3 3 बार क्लोरीन है, यानी कि 3 हैलाइड ग्रुप है, तो ट्राई हैलाइड में उसे कहूंगा। PCl5, तो इसे मैं क्या कहूंगा, 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, पेंट या पेंटा, पेंट या पेंटा, तो इसे मैं क्या कहूंगा, पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना, स्टेबल नहीं होते हैं जनरली, बट नाइट्रोजन का जो ट्राइहेलाइड है वो क्या होता है, स्टेबल होता है बाकी के कंपैरिजन में। क्या लिखा गया है, ऑल द ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। एक मिनट रुकना। लेट्स कंटिन्यू, कॉल आया था। ओके, सो आई वाज एट, जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं ना वो सिर्फ नाइट्रोजन के स्टेबल होता है, बट बाकी कंपाउंड्स के जो ट्राइहेलाइड है वो कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड। कोवेलेंट का सिर्फ सिंपल सा इतना सा वर्ड समझ लो, कहीं पर भी कोवेलेंट दिख गया, इसका क्या मीनिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस, यानी कि पेंटाहेलाइड जो है उनमें क्या होता है, ज्यादा कोवैलेंसी देखने को मिलती है, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेंटाहेलाइड में ज्यादा होता है ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में। यानी कि PCl3 में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, बट PCl5 में PCl3 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, बट PCl5 में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, फिर भी मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, कोवेलेंट और आयनिक के बीच में का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ NaCl, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो एक अगर एकदम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इनके बॉन्ड का जो कैरेक्टर है उससे आयनिक कैरेक्टर कहा जाता है, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कैरेक्टर शो करता है, आयनिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन उसी की जगह पे मैं बात करता हूँ CH4 की, जो कि कैसे बनता है, पूरी तरीके से अपन ने जाना है 10th में कि CH4 कैसे बनता है, हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह करते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली रिएक्शन विद अदर मेटल्स। ऑक्सीजन की बात हो गई, हाइड्रोजन की बात हो गई, हैलाइड की बात हो गई, तो और ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि किसी और के साथ रिएक्शन करने से वो क्या क्या बनाते हैं, जस्ट एज अ फैक्ट इसे याद रखना है, दैट्स इट। मतलब याद कैसे होगा, तुम्हें रटना नहीं है, बार बार तुम नोट्स के थ्रू गुजरोगे, बार बार देखोगे नोट्स को, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा कि हमेशा CO2 फॉर्म होता है, CO3 कभी हमने देखा नहीं है, यानी कि मैंने CO2 तो कभी याद करा नहीं है, लेकिन मैंने CO बहुत बार देखा है, CO2 भी बहुत बार देखा, तो मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बनेगा तो CO या CO2 बनेगा, CO3 हमने देखा नहीं है, दैट्स वाई वो मुझे याद भी नहीं रहता और ना ही उसकी कोई जरूरत है। तो सेम वे CA3N2 कैसे याद रहेगा, तुम बार बार नोट्स के थ्रू जाओगे तो ये तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगा कि CA3N2 करके भी एक कंपाउंड होता है। आगे बढ़ते, रिएक्शन विद अदर मेटल, ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड मैंने एक्सप्लेन करा है, दो एलिमेंट का फॉर्मेशन करके जो कंपाउंड बना है बाइनरी, जैसे Na एक कंपाउंड, एक एलिमेंट हो गया, और Cl दूसरा एलिमेंट हो गया, दोनों मिला करके एक कंपाउंड बना रहे तो बाइनरी कंपाउंड। एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली जो ज्यादातर क्या दिखाती है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, जैसा मैंने कहा, तो फिर वो किसी अगर दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करने जाएगी तो ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। तो एलिमेंट्स के नाम एज इट इज याद रख लेने हैं, CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3H2 सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, N2 के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है वो है क्या, नाइट्राइड। P2 के लिए देख सकते हो फॉस्फाइड वर्ड यूज किया जाता है, AS2 के लिए आर्जेनाइड, एंड में क्या लग जाता है, IDE लग जाता है, दैट्स। विथ एक्सपीरियंस ही ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है, देयर इज नो लाइक इंस्टेंट सोल्यूशन फॉर इट, रटने से भी कुछ उतना फायदा नहीं होता, टाइम ही कंज्यूम करेगा। खैर एनीवेज, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली से मतलब जो नाइट्रोजन के मेंबर्स है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा यूजेज में होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह तुमने सुना होगा, लाफिंग गैस। ठीक है, तो उसमें से एक तो है डाई नाइट्रोजन N2, एक और इम्पॉर्टेंट है अमोनिया, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करी जाती है, फॉस्फोरस के
एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जानेंगे अपन, क्या मीनिंग होता है एलोट्रॉपिक का। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड का क्या मीनिंग होता है, सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सो ऑक्सीजन से कुछ लेना देना, और एसिड मतलब एसिड बनेगा किसकी हेल्प से, फास्फोरस की हेल्प से, उसको भी अपन डिटेल में जानेंगे। फॉस्फीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस हेलाइड्स जैसे कि PCl5 और PCl3 और PCl5 जो मैंने बताया था, ट्राइक्लोराइड और 5 क्लोरीन है तो पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ये जो रेड कलर में दिए गए हैं ना, अपने को मेनली इन्हीं चीजों को पढ़ना है। ये इनके बारे में एनसीईआरटी ने क्या दे रखी है, डिटेल में दे रखी है, सो अपने को फिलहाल इसी चीज की स्टडी करनी है। किसके बारे में, डाई नाइट्रोजन के बारे में डिटेल में, अमोनिया के बारे में, नाइट्रिक एसिड के बारे में डिटेल में। अब जैसा मैंने कहा डाई नाइट्रोजन को डिटेल में पढ़ना है, तो उसकी प्रेपरेशन को जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन बनता कैसे है। अभी ना एक मेथड होता है हमारे जो इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल इसको ना क्रूड ऑयल के लिए भी में यूज करा जाता है, कि पेट्रोल और डीजल को सेपरेट करने के लिए क्रूड ऑयल जब आता है तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। क्या होता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, यही चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट एक दूसरे वे में, कि ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, यहाँ पे वो सामान डाला जाता है जिसको अपने को क्या करना है, फिल्टर करना। अभी होता ये है ना, ये जो चेंबर है सिलेंड्रिकल चेंबर, इसके ये वाले हिस्से में एक अलग टेम्परेचर होता है, ये वाले हिस्से में एक अलग टेम्परेचर होता है। अब जो मटेरियल होता है ना, तुम्हें पता है कि उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी मानकर चलो ये है 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, और यहाँ पे मानकर चलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, तो यहाँ पर मेल्ट होकर के तो उसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो कंपाउंड 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। बट कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, तो वो यहाँ पर आकर के मेल्ट होगा ना, तो यहाँ से जो मेल्ट होकर के निकलेगा वो होगा 20 डिग्री वाला कोई कंपाउंड। एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, एयर से मैं क्या बनाता हूँ, डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन इज नथिंग बट योर N2, वो गैस जो अपन नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, या वो गैस जो हमारे चिप्स के पैकेट में भी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, लिक्विफाइड एयर डालेंगे, यानी कि एयर जो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर उसको -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो चेंबर हमें दिख रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो चेंबर है, ये नीचे का जो टेम्परेचर मैंने रखा है यहाँ पे देख रहे हो, नीचे का जो टेम्परेचर है -185 रखा गया, ऊपर का जो चेंबर है वो -190 रखा गया है। अब -185 पर क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो निकल करके लिक्विड में ट्रांसफर होती है, बट फर्क ये है कि -185 पर ऑक्सीजन तो हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट, बट नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन अभी भी गैस के फॉर्म में होता है। बट नाइट्रोजन क्या करता है, एयर के फॉर्म में ऐसा ऊपर चला जाता है, बट यहाँ पे उसे क्या मिलेगी, -190 डिग्री सेल्सियस मिलेगी। अब -190 पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो लिक्विड में पहले ही कन्वर्ट हो गया, सेपरेट आउट हो गया, तो बचेगा क्या, ऑब्वियसली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिर यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। सेम इसी लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस होती है ना, क्योंकि क्या होता है ना, 78% तो नाइट्रोजन होता है, 28% ऑक्सीजन होता है, बाकी जो रिमेनिंग 1% होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वगैरह दूसरी सारी गैसेस होती है, ठीक है। तो वो सारी इधर से निकल जाती है, तो हमें क्या मिलती है, प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। 190 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्चुअली जो नाइट्रोजन है वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, गैस की फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन को इससे भी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत है। तो अपन ने देख लिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विफैक्शन मतलब वही एयर जो है उसको लिक्विड बना करके तब उसे सेपरेट आउट करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये जो मैंने बेसिक प्रोसेस तुम्हें समझाया, वो डाइनाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो भी देख लिया। एक और मेथड है ट्रीटिंग विथ, मतलब रिएक्शन कराना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को अपन सोडियम नाइट्राइड NaNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वाटर H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और सॉल्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को याद करना है कि अगर कोई आ गया प्रिपरेशन के बारे में, या ऐसा भी आ सकता है कि इसके जगह पर एक ब्लैंक दे दिया हो और इसके जगह पर एक ब्लैंक दे दिया हो, या इसके जगह पर एक ब्लैंक दे दिया हो, बोला कंप्लीट द इक्वेशन करके, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल सा इक्वेशन है। एक और प्रिपरेशन का मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। व्हाट डू वी मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, ये चीज अपन ने पढ़ी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा था, वैसे ही 10th में अपन ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, की ये एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से बना है, इसको सिर्फ सिंपली हीट कर देने से ही ना वो दो अलग एलिमेंट में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दैट्स इट। जैसे ये NH42Cr2O7 जो है अमोनियम डाइक्रोमेट, अपन ने देखा था ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 का क्या नाम होता है, डाइक्रोमेट नाम होता है। तो यहाँ पे अमोनियम अपन ने डाइक्रोमेट लिया है,
उसको सिर्फ सिंपली हीट करने से, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करने से नाइट्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल और Cr2O3 क्या अपना निकलता है, Cr2O3 निकलता है, क्रोमेट आयन जिसे कहते हैं Cr2O3। थर्मल डिकम्पोजिशन एक और मेथड है BaN3 होल ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं अपन, सोडियम या बेरियम एजाइड, यानी कि ये तो हो गया अपना बेरियम एजाइड, ये हो गया बेरियम एजाइड, जिससे अपने को क्या मिलेगा, एक तो बेरियम मिलेगा और नाइट्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन उसी की जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ, सोडियम एजाइड भी ले सकता हूँ। ये जो N3 देख रहे हो ना, इसका नाम क्या है, एजाइड, क्या नाम है, एजाइड। जैसे Cl है तो क्लोराइड बोल देते हैं ना, Cl है तो क्लोराइड, F है तो फ्लोराइड, B है तो Br है तो ब्रोमाइड, वैसे ही N3 के पास जो ब्रैकेट में 2 है तो उसे क्या कहते हैं, अजाइड। और यहाँ पे क्या है, सोडियम की मैं बात करूँ तो Na सोडियम अजाइड, क्या मैंने करा, नॉर्मली थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो क्या मिलेगा मुझे, सोडियम प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, N2 डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, ओडर अगर उसमें कुछ खुशबू या बदबू होती तो अपने को हर दिन सूंघने को मिलती, बट उसका कोई भी ओडर नहीं होता है। टेस्टलेस होता है। टू स्टेबल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे मैंने बात करी थी कार्बन की, कार्बन एक होता है 12 और एक होता है कार्बन 14। आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रॉन की वजह से, यानी कि मैं कार्बन की बात करता हूँ तो नॉर्मली उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, बट कार्बन 14 में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं बट 2 न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी कि 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। और जो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, है तो दोनों कार्बन ही, क्योंकि प्रोटॉन डिटरमाइन करता है कि वो एलिमेंट क्या है। 6 प्रोटॉन है तो कार्बन होगा, 7 प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन होगा, 9 प्रोटॉन है तो वो कोई दूसरा एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन होगा, ठीक है। 9 प्रोटॉन है तो, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। और जो आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि कार्बन 12 जो है वो नेचुरल फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म हमें वही देखने को मिलता है नेचर में, बट कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन 2 ज्यादा है। दैट्स इट। आइसोटोप्स का सिंपली मैं मीनिंग बताऊं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, उससे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आई होप आइसोटोप्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता ही होंगी, नहीं भी पता है दैट्स इट, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन बताया दैट इज ऑल्सो इनफ। सिर्फ याद इतना रखना है कि नाइट्रोजन के 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक होता है N14 जो इसका नेचुरल फॉर्म है, और एक होता है N15 जो इसका रेडियो एक्टिव या आइसोटोपिक फॉर्म है, ठीक है। वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब होता ये है ना, एक्वेरियम वगैरह तुमने देखा होगा कि एक ऐसा ट्यूब डाल देते हैं और उसको चालू कर देते तो ऑक्सीजन बबल्स वगैरह फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए ताकि जो ऑक्सीजन है उसको वाटर में क्या कर सके, डिजोल्व कर सके, और ऑक्सीजन जो है वाटर में प्रेजेंट है डिजोल्व, वो फिश क्या करे, अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करे। तो इससे भी प्रूव होता है कि एक लिक्विड के अंदर एक गैस क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। बट नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन की तरह वाटर में उतने अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं होती। दैट्स वाई अगर तुम देखोगे ना तो कि सी वगैरह में ना नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के बारे में अपन ने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, बिकॉज सी में तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या फैक्ट जाना, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं N14 N15, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दैट्स इट, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, वी हैव टू रिमेंबर नथिंग एल्स। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, व्हाट डू वी मीन बाय इनर्ट, इनर्ट का क्या मीनिंग होता है, इनर्ट के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, नोबल। अपन बोलते हैं ना नोबल गैसेस, तो उसी के लिए एक और वर्ड क्या यूज किया जाता है, इनर्ट गैसेस। व्हाट डू वी मीन बाय इनर्ट या नोबल इज कि वो किसी चीजें से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। तो सेम वे अगर नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर है, जैसे 20 या 30 डिग्री वगैरह सेल्सियस पर है, तो नाइट्रोजन क्या रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, इनर्ट रहता है, नोबल रहता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। यानी कि लिथियम अगर हाई टेम्परेचर पर लिथियम और नाइट्रोजन का रिएक्ट करो तो 2Li3N बनेगा, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। अगर वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करने वालों में से होता ना, तो हवा में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वही रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेते, जो कि अपने लिए पॉइजनस होगी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे थोड़े हाई टेम्परेचर पे तो 2NH3 बनाएंगे, अमोनिया। अब डाइनाइट्रोजन की यूजेस के बारे में देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर अमोनिया NH3, जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, अमोनिया फर्टिलाइजर वगैरह तुमने सुना होगा। तो उसके मैन्युफैक्चर में NH सॉरी डाइनाइट्रोजन का यूज करा जाता है, और बाकी इंडस्ट्रियल केमिकल है उसके फॉर्मेशन में भी
जैसे HNO3 वगैरह हो गया। फाइंड्स यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, लाइक अगर तुम लेबोरेटरी वगैरह में कहीं पर जाओगे ना, तो वहां पर ना ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हें जानना है कि आयरन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करते हैं। तो तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि नाइट्रोजन बीच में आकर के अपनी टांग अड़ाए। तो फिर या नाइट्रोजन या फिर कार्बन या फिर कोई दूसरा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कोई जैसी जो गैसेस है, वो आकर के बीच में अपनी नाक अड़ाए। तो इसीलिए जो रूम होता है ना, या फिर जो भी अपना क्या कहते हैं चेम्बर होता है जिसके अंदर अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो किसी चीज से रिएक्ट ना करे। कोई नोबल गैस भी भर सकते हैं, बट नोबल गैस इज जनरली नॉट अवेलेबल दैट मच, बट नाइट्रोजन इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो जहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के केसेस में, तो नाइट्रोजन यूज करा जाता है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट फॉर प्रिजर्वेशन। जैसा मैंने कहा कि नाइट्रोजन, तुमने सुना होगा यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर, कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो बहुत मतलब 200 क्या डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो फिर इतना जो नेगेटिव टेम्परेचर होता है ना, इसमें क्या होता है ना, डेड बॉडीज को स्टोर करा जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि ऐसे में इतने कम टेम्परेचर में, लाइक खाना को अगर फ्रिज में ही रख दो तो 2 या 3 दिन चल जाता है। अब -200 डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो शरीर पर बैक्टीरिया वगैरह तो लगेंगे नहीं। तो उस बॉडी को क्या कर सकते हैं अपन, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड इन क्रायो सर्जरी। व्हाट डू वी मीन बाय क्रायो सर्जरी इज कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसमें किसी पार्ट को हमें क्या करना है, रोकना है, तो क्या करेंगे अपन, लिक्विड जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड डाई नाइट्रोजन, उसका यूज करेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, उस ऑर्गन को शट डाउन कर देंगे। क्रायो सर्जरी उसी प्रोसेस को कहते हैं। कि क्रायो का मीनिंग होता है स्टॉप करना। क्रायो का मीनिंग क्या होता है, बहुत ठंडा, कूल, कूल चिल्ड वगैरह कह लो, उसका मीनिंग होता है क्रायो। तो उसकी हेल्प, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की हेल्प का यूज करके अगर सर्जरी करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रायो सर्जरी। इतना क्या कहते हैं यूजेस याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, कोई भी 3 याद रखना है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन यूज फॉर प्रिजर्वेशन और क्रायो सर्जरी। ये पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।